नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर त्रिपाठी एक बार फिर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक नया काम का वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमको फ्लैट कहां पर लेना चाहिए, मतलब G+3 वाली बिल्डिंग में लें या G+9 वाली है। दरअसल दोस्तों आजकल दो तरह के फ्लैट बनाए जा रहे हैं और खूब बिक भी रहे हैं। इसमें एक आता है G+3। G+3 उन जगहों पर बनते हैं जहां पर बिल्डर क्या करता है, कोई इंडिविजुअल एक बड़ा प्लॉट खरीद लेता है और उस पर वो अपार्टमेंट बना देता है और उसके बाद उसको सेल करता है। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं G+9 जहां पर 9-10th फ्लोर तक चले जाते हैं फ्लैट। ऐसे फ्लैट जो होते हैं इनको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी बनाती हैं और अपने इंडिया में भी कई बड़ी कंपनियां जो रियल एस्टेट में हैं जो इस तरह के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बनाते हैं। तो अब हमको कहाँ जाना चाहिए, G+9 की तरफ या G+3 की तरफ? इस मुद्दे पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब कभी हम फ्लैट लेने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है सुरक्षा को लेकर। सुरक्षा ही एक सबसे बड़ा कारण है, सुरक्षा ही एक सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से हम लोग इंडिविजुअल अपना मकान बनाने की बजाय फ्लैट्स में जाते हैं। तो अगर जहाँ पर सुरक्षा है तो उसी जगह पे हमको फ्लैट लेने, सीधी सी बात होती है। अब हम बात करते हैं G+3 और G+9 की सुरक्षा के बारे में। तो G+3 के फ्लैट सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बिल्डर ना तो CCTV इंस्टॉल करके देता है और ना ही सिक्योरिटी गार्ड की कोई व्यवस्था ही करता है। इस तरह के किसी अपार्टमेंट में अगर यह व्यवस्था मिलती है तो वो वहाँ रहने वाले लोगों के मैनेजमेंट के कारण मिलती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो G+3 का अपार्टमेंट होता है वो बेसिकली एक इंडिविजुअल एक छोटी सी लैंड में बना होता है जिसको बिल्डर जो है खुद खरीद लेता है या फिर किसी मकान मालिक के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि भैया हम यहाँ पर एक अपार्टमेंट बनाएंगे और इस अपार्टमेंट के बदले में आपको एक नीचे का या ऊपर का एक अपार्टमेंट देंगे, साथ ही साथ आपको आपके मकान की कीमत दे देंगे। कोई भी मकान मालिक राजी हो जाता है और एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद बिल्डर वहाँ पर G+3 का सैंक्शन लेकर एक अपार्टमेंट बना लेता है। अब यहाँ पर चूंकि बिल्डर ने प्लॉट खरीदा है, बिल्डर ने निर्माण करवाया है, तो उसका मेन फोकस होता है कि भैया इसको बेचो और इसका पैसा लेकर जिसका जो है उसको दो, अपनी प्रॉफिट लो और निकलो। इस वजह से वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाए या वहाँ पे CCTV लगाया जाए, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये माइंडसेट रहता है कि वहाँ तो 6 लोग रहने, भाई टोटल 3 फ्लोर में बहुत ज़्यादा 6 अपार्टमेंट आप बना पाओगे। 6 अपार्टमेंट में आपने 6 लोगों को रखा तो एक फैमिली में 3 लोग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 लोग वहाँ रहेंगे। तो इसमें बिल्डर सोचता है कि 18 से 20 लोगों की सुरक्षा को लेकर उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से वहाँ वो जो है अपने अपार्टमेंट में CCTV या सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था नहीं करता है, क्योंकि उसको वहाँ पर अपना ब्रांड प्रमोशन नहीं करना होता है। उसने एक फ्लैट अपार्टमेंट बनाकर बेचा और फिर निकल गया, आगे जाके दूसरा बनाता है फिर उसको बेचता है। ये क्रम उसका चलता है और वो अपनी कमाई करता है। तो यहाँ पर सुरक्षा पर पूरी तरह से बिल्डर जो है ध्यान नहीं देता, यानी ये अपार्टमेंट सुरक्षा के लिहाज से 0 होते हैं। वहीं पर G+9 में आ जाते हैं। G+9 में आपको पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम मिलते हैं। यहाँ ये सारी व्यवस्था बिल्डर की तरफ से करवा के दी जाती है। इसकी वजह है कि यहाँ पर फ्लैट ज़्यादा होते हैं, ऐसे में बिल्डर सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं। यहाँ CCTV और सिक्योरिटी गार्ड आपको पहले दिन से ही मिल जाते हैं। दरअसल दोस्तों जो बड़ा बिल्डर होता है, या बड़ा बिल्डर का मेरा मतलब है यहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी निवेश करती है जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर कंपनी बतौर ब्रांड आती है, मतलब कंपनी को प्रोजेक्ट के साथ साथ उसको फ्यूचर में भी यही काम करना है। तो वो क्या करती है, अपना किसी प्रोजेक्ट को खराब नहीं करती, वो करती है कि उसमें जितनी ज़्यादा सुविधाएं, जितनी ज़्यादा सुरक्षा करेगी तो लोग उसकी बड़ाई करेंगे, और लोग बड़ाई करेंगे तो माउथ कन्विंसिंग करेंगे और 4 लोग देखने आएंगे कि हाँ फलाने प्रोजेक्ट में जो अपार्टमेंट है भैया जिनका फ्लैट वहाँ पर है और वहाँ पर बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, बहुत अच्छा जो है व्यवस्था है। तो ये माउथ कन्विंसिंग की वजह से कहीं ना कहीं इन कंपनियों के ब्रांड का प्रमोशन होता है। तो यहाँ पर ये जो कंपनियां हैं रियल एस्टेट में आई हैं, ये अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए इस तरह की सुरक्षा वगैरह को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कहने का मेरा ओवरऑल मतलब ये है कि सुरक्षा बेसिकली आपके बजट से नहीं जुड़ती, ये इनके ब्रांड से जुड़ जाती है। तो यहाँ पर G+3 में आपको सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, G+9 में आपको एक अच्छी सुरक्षा मिल जाती है। दूसरा पॉइंट आता है सुविधाएं। G+3 में आपको क्लब एरिया, जिम गार्डन और प्ले ग्राउंड जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि इस तरह के फ्लैट छोटी जमीन पर डेवलप किए जाते हैं। बिल्डर यहाँ बनाओ और बेचो के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, क्योंकि वो अपने ब्रांड को यहाँ प्रमोट नहीं करता है। इसी वजह से वो इन सारी सुविधाओं को नहीं दे पाता है, क्योंकि भाई वहाँ जगह ही नहीं होगी, सुविधाएं कहाँ से देगा। अब 356 वर्ग मीटर के प्लॉट पर अगर वो G+3 अपार्टमेंट खड़ा कर रहा है
तो उसको तो लग रहा है भाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह यूटिलाइज कर ले अच्छा है। यहाँ पर वो एरिया जिम और गार्डन कहाँ बना देगा। लेकिन G+9 जो होता है वो बताया मैंने आपको ब्रांड प्रमोशन के पर्पज से बड़ा प्रोजेक्ट होता है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पर कई सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, तो एक एक अपार्टमेंट में 100 लोग रह रहे होते हैं। तो यहाँ पर बिल्डर पूरा फोकस करता है कि आपको एक चाहे छोटा सा पार्क दे, लेकिन वो एक पार्क देने की कोशिश करेगा, एक क्लब बना देगा, गार्डन प्लेग्राउंड जैसी सुविधाओं को वो आपको देने की पूरी कोशिश करेगा। अगर उसके पास कुछ भी जगह नहीं हो तब भी वो कोशिश करेगा कहीं ना कहीं कोई जगह काट पीट के वो आपको एक छोटा पार्क 4 लोगों के बैठने की जगह डेवलप करके देगा, क्योंकि वहां पर उसका ब्रांड प्रमोट होता है। उसको ब्रांड प्रमोशन का लालच रहता है कि माउथ कन्विंसिंग होगी तो उसका ब्रांड प्रमोशन होगा, तो इस वजह से भी वो इस तरह की सुविधाएं देता है। तो इस लिहाज से भी G+9 ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। अब बात आती है दोस्तों मेंटेनेंस इश्यू की। मेंटेनेंस इश्यू जो होता है ना वो G+3 में अक्सर मेंटेनेंस इश्यू के प्रॉब्लम्स आते हैं। अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज देने से कतराने लगते हैं, क्योंकि यहाँ दोस्तों टोटल ओवरऑल 6 फैमिलियाँ होती हैं। 6 फैमिली में मान लीजिए 3 लोगों ने कहा कि भाई हम पैसा नहीं दे पाएंगे किसी कारणवश से, या वो बहुत पावरफुल वाली नौकरी कर रहे हैं, या वो बहुत अपने आप को जो है पावरफुल समझते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि भाई हम इसमें आपका मेंटेनेंस चार्ज हम नहीं देंगे। तो अब दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर 3 लोगों ने मेंटेनेंस चार्ज देना बंद कर दिया तो ऐसे केस में जो 3 फैमिली ठीक थी, जो दे रहे हैं, देने को तैयार हैं, अब उनके सामने समस्या ये आती है कि अगर वो किसी को भी हायर करते हैं मेंटेनेंस के लिए, मतलब सफाई के लिए, सिक्योरिटी के लिए, किसी भी पर्पज से, तो वो जो उनका अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर 3 न देने का मतलब वो अमाउंट सीधा आधा हो गया। तो इस कारण से फिर ये लोग भी सोचते हैं भाई आधा हम कब तक आधा वहन करते रहेंगे, मतलब आधा हम दें और दूसरे का भी आधा हम वहन करें, और यहाँ पर मेंटेनेंस के इश्यू सामने आने लगते हैं, मतलब प्रॉब्लम सामने आने लगती है। जो मुद्दे थे वो खत्म हो गए और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जबकि G+9 में ज़्यादा फैमिली रहती हैं, ऐसे में अगर 1-2 फैमिली खड़ूस टाइप निकल भी गई तो बाकी के लोग पेमेंट से भी करते रहते हैं, थोड़ा भी पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर काम नहीं रुकता है। यहाँ चूँकि बजट बड़ा होता है, काम करने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा एक्टिव रहती है, उसका हर साल चुनाव होता रहता है। तो यहाँ पर क्या हो, 4 लोगों ने नहीं दिया अगर पैसा, तो यहाँ पर ये हो जाता है भाई ये 4 पैसा नहीं दे रहे, चलो इनको हटा दो, ये समझ लो कि ये सोसाइटी में एक जो है धब्बा है, खराब है, इनको हटाओ। लेकिन बाकी के जो लोग बचते हैं वो पैसा देते, तो उससे उनके जो मेंटेनेंस का सिस्टम बना हुआ वो बिगड़ता नहीं, वो चलता रहता है। और कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि जो नहीं दे रहे वो भी देने लगते हैं, भाई ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी शर्म आएगी तो वो भी देने लगते हैं। नंबर 4 बात करें कॉमन एरिया की क्लीनिंग की। G+3 में अक्सर कॉमन एरिया की साफ सफाई को लेकर समस्या आती है। यहाँ पर 4 से 5 फैमिली होती हैं, तो ऐसे में लोग अपनी काम वाली से ही अपने अपने फ्लैट के सामने की जगह को साफ करवा लेते हैं, जबकि सीढ़ियों और पार्किंग में हमेशा गंदगी बनी रहती है। अब चूंकि यहाँ मेंटेनेंस के लिए कोई सोसाइटी नहीं है, कोई वेलफेयर नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, जिसके सामने जो इलाका पड़ा, मान लीजिए मेरा 2nd फ्लोर पे अपार्टमेंट फ्लैट है, तो मैंने अपने काम वाली से कहा भाई मेरी गैलरी में आधा हिस्सा मेरा सामने का पहुँच दो, दूसरे का उसने भी कहा आधा पहुँच दो। तो ऐसे क्या होता है, यहाँ तो गैलरी साफ हो गई, लेकिन यहाँ की जो पार्किंग होती है वो हमेशा गंदी मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि पार्किंग में कोई ध्यान नहीं देता और पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती, तो वहाँ पर कूड़े का ढेर लग जाता है, जो शायद होली दिवाली में भी साफ नहीं हो पाता है। तो इस लिहाज से G+3 में हमेशा कॉमन एरिया की क्लीनिंग, खासकर पार्किंग या सेटबैक की जो उस तरह की जगह है जहाँ पर लोगों को रोज नहीं आना जाना होता है, वो एरिया हमेशा गंदा रहता है। जबकि G+9 में ऐसा नहीं हो पाता है, यहाँ पर कॉमन एरिया काफ़ी बड़ा होता है, तो ऐसे में सोसाइटी उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाती है। ऐसे में पहले से ही मेंटेनेंस चार्ज में क्लीनिंग चार्ज के नाम पर सभी से पैसा हर महीने लिया जाता है। इससे यहाँ पर हमेशा साफ सफाई बनी रहती है। ये तभी आपने देखा हो जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर हमेशा जो है, चाहे वो पार्क की बात करें, चाहे वो पार्किंग की बात करें, चाहे वो जिम की बात करें, मेंटेन रहता है। क्यों मेंटेन रहता है? क्योंकि वहाँ पर एक सोसाइटी होती है उसको सबको करने के लिए, देखने के लिए, और इसके लिए वो अपने जितने भी फ्लैट्स मेंबर हैं उनसे बाकायदा हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेती रहती है। इसके अलावा वहाँ इलेक्शन होते रहते हैं, इस लिहाज से वहाँ पर कॉमन एरिया की क्लीनिंग जैसी समस्या ही नहीं होती, वहाँ हमेशा क्लीनिंग बनी रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों बिजली मीटर की समस्या की। बिजली मीटर भी एक बहुत बड़ी समस्या है G+3 के लिए। G+3 जब अपार्टमेंट बनता है तो बिल्डर क्या करता है, दरवाजे पे 1-2 खंबे का लगा के एक ट्रांसफार्मर रखवाता है, और ट्रांसफार्मर से एक मेन मीटर अपार्टमेंट के बेसमेंट में कहीं लग जाता है, और यहाँ से सबको लाइन दे दी जाती है। जितने 6 फ्लैट है, 6 फ्लैट को लाइन दे दी गई, सब मीटर नीचे, वहीं बेसमेंट में जो बड़ा मीटर लगा उसके बगल में 6 सब मीटर लगा दिया। अब दिक्कत दोस्तों यहाँ पर ये आती है, उन जो सब मीटर पर जो बिल आया वो कुछ फैमिलीज होती हैं जो प्रॉपर जमा कर रही, पहली बात जमा कर रही, अच्छी बात है, जमा हो रहा। आप मान लीजिए सारी फैमिली जमा कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आपको देखना एक प्रॉब्लम आएगी कि वो सारी यूनिट जमा हो गई, लेकिन जब कभी मोटर चलती है या कोई एक्स्ट्रा काम होता है कभी,
तो उसकी जो बिजली खर्च होती है वो मेन मीटर में तो स्टोर है, और जो बाकी के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना अपना यूनिट का बिल जमा करते रहते हैं। तो धीरे धीरे करते करते साल 3 साल में वो भी एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। अब समस्या आती है कि ये अमाउंट कौन देगा। तो ये होता है भाई इसको जो है मेंटेनेंस का जो खर्चा लिया जाता है उससे लो दे दो, लेकिन वहाँ पर तो मेंटेनेंस सोसाइटी भी डेवलप डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये एक समस्या आती है। तो अक्सर हमने देखा जो G+3 में लोग रहते हैं वो कहते हैं कि भैया हम अपना सेपरेट मीटर लगवाएंगे। अब यहाँ पर एक समस्या ये है कि सेपरेट मीटर जब आप लगवाने जाते हैं तो वहाँ पर बिजली विभाग से कहा जाता है कि आपके बिल्डर की पहले तो इसमें एक एनओसी चाहिए जिसके नाम पे वो पूरी जमीन है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एनओसी के साथ साथ अगर कुछ बकाया होगा उस अपार्टमेंट में तो हम नया मीटर सेपरेट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर जो लोग जमा कर रहे थे टाइम से उनको भी दिक्कत हो जाती है कि भाई हम तो टाइम पे दे रहे थे फिर भी हमारा सेपरेट मीटर नहीं लग रहा। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है G+3 में अगर आप अपार्टमेंट लेने जाएं तो बिल्डर से पहले ही बात कर लें कि भाई हमारा सेपरेट मीटर कैसे लगेगा। तो क्या आपने इसको लगवाने की कोई व्यवस्था की है या आपने बिजली विभाग में कोई सेपरेट मीटर लगवाने का जो एक पैसा जमा होता है वो जमा करवाया है कि नहीं करवाया। ये सारी चीज़ें आपको फ्लैट लेते समय क्लियर करनी पड़ेंगी। G+9 की बात करें तो यहाँ पर इस तरह की भी समस्या नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर यूनिट से ही भुगतान होता है लेकिन अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होता है, क्योंकि वो अतिरिक्त चार्ज मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर हर महीने लोगों से वसूला जाता है और वो सोसाइटी चार्जेस के नाम पर निकलता रहता है। इसलिए यहाँ पर इस तरह के भी इशू नहीं आते हैं। नंबर 6, सेटबैक को लेकर समस्या। G+3 चूंकि जमीन कम होती है यहाँ पर जो अपार्टमेंट तैयार होते हैं तो यहाँ पर बिल्डर ज़्यादा से ज़्यादा जगह को यूटिलाइज करता है ताकि आपका कारपेट एरिया बढ़ सके। क्योंकि आप जब जाते हो तो आप सबसे पहला सवाल पूछते हो भाई कितना कारपेट एरिया आप दे रहे हो, कितना सुपर एरिया दे रहे हो। तो 356 मीटर के मकान में अगर वो अपार्टमेंट बना रहा, फ्लैट बना रहा है, तो अगर वो सेटबैक भी छोड़ेगा और आगे का भी छोड़ेगा तो उसके पास जगह हो जाती कम। अब चूंकि जगह कम हो जाएगी तो उसकी कमाई कम हो जाएगी। तो कारपेट एरिया बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, सेटबैक छोड़ता ही नहीं है। सेटबैक पर भी जाके उसने लेंटर डाल दिया और पूरे तक जो है बेडरूमों की जो लंबाई चौड़ाई वो बढ़ा दी। तो अब होता ही है कि आपका बेडरूम का जो साइज तो बढ़ गया कि हाँ भाई आपको 356 में भी जो 356 मीटर के जो प्लॉट हैं उस पर बना जो फ्लैट है, मान लीजिए एक फ्लोर पे 2 ही बनाए तो दूसरा एक फ्लोर पे मान लीजिए 1200 का भी बना दिया तो आपको लगता है भाई 3 BHK का अपार्टमेंट मिल गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सेटबैक नहीं छोड़ा जाता है इससे आने वाले समय में समस्या होती है। एक तो सबसे नज़दीकी समस्या जो आपको फेस करनी पड़ती है वो होती है वेंटिलेशन को लेके। भाई सेटबैक नहीं छूटेगा, आपको पीछे से वेंटिलेट नहीं हो पाएगा, एयर नहीं आ पाएगी, फ्रेश एयर नहीं आएगी। इसके अलावा मान लीजिए आपको पीछे की साइड में AC लगाना तो आपके पास दिक्कत आती है कि AC लगाएंगे तो उसकी हवा कहाँ निकालें क्योंकि पीछे तो सटा के बना दिया है। तो सेटबैक की सबसे बड़ी समस्या G+3 में आती है। G+9 में ये समस्या कभी आ ही नहीं सकती क्योंकि जो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी होती है उनका इतना बड़ा ग्राउंड होता है और जब उनका लेटर सैंक्शन होने के जाता है तो उसमें साफ साफ होता है इतनी हम ग्रीन बेल्ट रखेंगे, इसके बाद इतना हमारा स्पेस रहेगा, 2 दीवारों के बीच का इतना स्पेस रहेगा। तो यहाँ पर स्पेस सेटबैक अच्छे से छोड़ा जाता है क्योंकि प्रॉपर एक सिस्टम से नक्शा बनता है, इसलिए यहाँ पर ये समस्या नहीं आती है। सोशल सुविधाओं का अभाव जो नंबर 7 पॉइंट है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि G+3 में आपको कभी कोई सोशल सुविधा मिल ही नहीं सकती। इसकी वजह ये क्योंकि यहाँ पर केवल 6 फैमिली हैं और सोशल सुविधा का मतलब होता है जहाँ पर कम से कम 100 से ऊपर की फैमिली हो तभी तो आदमी जाएगा सोशल सुविधा देने। तो यहाँ पर आपको सोशल सुविधा नहीं मिलती। अब आप कहेंगे सोशल सुविधाएं क्या है, तो आपको बता दें सोशल सुविधा इस तरह की सुविधाएं होती है जैसे मान लीजिए एक आपका मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है तो वहाँ का जो RW है उसका एक एसोसिएशन का एक अध्यक्ष होता है और वो समय समय पर इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम करवाता है। उसी कार्यक्रम में कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए कि आपका डीमैट अकाउंट खोलना, तो किसी कंपनी से बात कर लिया कि भाई हमारे अपार्टमेंट पे 400 लोग हैं, आप अपना यहाँ कैंप लगा दो तो काफ़ी सारे डीमैट खुल जाएंगे। तो वो कंपनी भी आ जाती है कि भाई हमको एक साथ 400 लोगों से इंटरेक्ट होने का मौका मिलेगा तो इनके यहाँ फ्री ऑफ कास्ट अपनी तरफ से पैसा लगा के कैंप लगा दो। या कोई नई पैथोलॉजी खुली है इलाके में तो उसने अपना फ्री ब्लड टेस्ट कैंप लगा दिया। इस तरह के कैंप अक्सर लगा करते हैं जो मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट होते हैं। लेकिन जहां हम बात करते हैं G+3 के, यहाँ पर कभी कोई कैंप नहीं लग पाएगा। एक तो जगह कम है, उसके अलावा लोग भी कम है, तो कोई भी कैंप लगाने वाला आएगा वो केवल 6 लोगों की 6 फैमिली के लिए कैंप नहीं लगाएगा। 6 फैमिली में बहुत ज़्यादा मेंबर होंगे, एक फैमिली में 3 मेंबर भी मान लें तो 6 18, तो 18 मेंबर के लिए कोई कंपनी चल के नहीं आएगी, जबकि 400 के लिए कंपनी चलकर कैंप लगाने के लिए राजी हो जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना G+3 और G+9 में मैंने कंपेयर किया आपको किसमें फ्लैट लेना चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको G+3 में कोई विश्वसनीय बिल्डर दे रहा है फ्लैट तो आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो फ्लैट ले रहे हैं उसमें क्या क्या सुविधाएं ऑन फ्यूचर मिलने वाली हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली, इसको आप पहले से प्लान बना के पूरी तरह से डिस्कस कर लें, तभी आपको G+3 में जाना चाहिए। अदरवाइज अच्छा होगा कि G+9 में जाएं क्योंकि पैसे दोनों में लगभग बराबर खर्च करने पड़ते हैं। 32 से 50 लाख के बीच में आपको 3 BHK दोनों ही जगह मिल जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि G+9 ज़्यादा सुविधाओं के लिहाज से अच्छा है तो वहाँ जाना चाहिए।
तो दोस्तों ये कुछ सुविधाएं थी जिनको मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों हम जो भी नया वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच पाए। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई काम की बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।